पहले जो महिला आरक्षण के बारे में बातें तय हुई थी, यूनानिमसली तय हुई थी, और खुद मोदी जी ने एक रोड मैप, जिसको बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि क्रोनोलॉजी, वो क्रोनोलॉजी बनाई थी। और वो क्रोनोलॉजी क्या थी कि 2023 में महिला आरक्षण का ये जो बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बोला जाता है, वो पास कर दिया यूनानिमसली, सबने, उसमें किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। उसके बाद मोदी जी ने जो रोड मैप बनाया, वो बोले कि 2027 में सेंसस होगी, उसके बाद हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। इंडिया गठबंधन ने उस समय कहा कि इसको 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में आप लागू कर दीजिए, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं, वो लागू नहीं हुआ। अब आपने देखा सडनली वो एक अधिनियम लेकर के आ रहे हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो 2011 की सेंसस है, अब 2027 की बात नहीं कर रहे, खुद ही उन्होंने 2027 की बात की थी पहले, अब वो कह रहे हैं 2011 की सेंसस के ऊपर हम इसको लागू करेंगे। अब इसका क्या कारण है, ये समझने की बात है। एक लॉजिक की बात भी है वैसे कि बाय द वे आई एम ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तो मेरे पास अगर कोई रोगी आता है, कोई पेशेंट आता है और उसकी ट्रीटमेंट मुझे करनी है, तो उसको उसका रिसेंट एक्सरे कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। और मैं अगर ये कहूँ कि भाई साहब मैं आपके रिसेंट एमआरआई या सीटी पे ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैं तो आपके 2011 के एमआरआई पे ट्रीटमेंट करूँगा 2026 में, तो ये चलने वाली बात नहीं है। जो 2011 से लेके 2027 तक, जिसको कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन थ्रू द रिवर यमुना, बहुत पानी बह चुका है, डेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो अब मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो 2011 की सेंसस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको 2011 की सेंसस पे काम करना था तो वो तो तब भी अवेलेबल थी 2023 में, तब आपने कहा नहीं 2027 की सेंसस में करेंगे, उसके बाद करेंगे। अब आप जो है बिल्कुल यू टर्न कर रहे हो, पलटी मार रहे हो। तो इसके पीछे कारण क्या है, मैं थोड़ा सा उस कारण को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक मिनट, हमारे बहुत ही विद्वान साथी हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने बड़ा अच्छा नोट बना करके दिया है, तो मैं लगभग उसको पढ़ने जा रहा हूँ। तो मोदी सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। अब उसके मैं लॉजिकल पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मोदी सरकार ने कहा कि भारत सरकार ने एक नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की जनसंख्या की गणना नहीं की जाएगी। 20 जुलाई 2021 को कास्ट सेंसस का मोदी सरकार लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड विरोध कर रही है। फिर आ जाइए 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, और कहा कि उसने जाति जनगणना ना कराने का एक सोच समझकर कॉन्शियस नीतिगत निर्णय लिया है। 28 अप्रैल 2024 को आ जाइए, मोदी जी जो है एक इंटरव्यू दे रहे हैं, ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस इंटरव्यू में मोदी जी अपने टेलीविजन साक्षात्कार में क्या कहते हैं कि जाति जनगणना की मांग उठाने पर कांग्रेस पर अर्बन नक्सल मानसिकता का मोदी जी आरोप लगाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की बात करने वाले अर्बन मानसिकता के लोग होते हैं। ठीक है, अब आइए सीधा 30 अप्रैल 2025 को, लगभग एक साल बाद, उससे कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था और दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग होती थी, और उसमें
पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक दी जाए, क्या किया जाए, वो सारी बातों की चर्चा होती थी। तो 30 अप्रैल 2025 को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और सबने सोचा कि भाई कुछ सिंदूर कांड, पहलगाम पे कुछ जो मंत्री जी कुछ बताएंगे। और मंत्री जी जब बाहर निकले, प्रेस को उन्होंने संबोधन किया, तो अचानक उन्होंने कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे, ये हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया। तो सब लोग स्तब्ध थे कि ये क्या हुआ। अब मैं थोड़ी उसके पीछे की चीज बैकग्राउंड पे जाता हूँ। 2023 में जब ये अधिनियम बना तो मोदी जी सुपर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था अब की बार 400 पार। उसके बाद हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उस न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने संविधान का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, बड़े जोर शोर से पुरजोर तरीके से उठाया। और वो मुद्दा जो था वो जनमानस में घर कर गया। उसके बाद 2024 का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में मोदी जी हैड द शॉक ऑफ हिज लाइफ। 400 पार की जगह जो सीटें आई वो 241 पे मोदी जी आके अटक गए। तो अब इनके यहाँ तो बहुत चिंतन शिविर होते हैं, मंथन होता है। तो मंथन का सिलसिला आरएसएस में चला, बीजेपी में चला, और क्या कहते हैं इस तरह के जैसे विवेकानंद फाउंडेशन टाइप के जितने हैं उनमें सब में चला। भी ये हुआ क्या? तो अल्टीमेटली जो निष्कर्ष उसका निकला वो ये था कि जो इस देश का जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है और जो ईडब्ल्यूएस है, गरीब है, उसने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना के विरोध में, जो जाति जनगणना के समर्थन में संवैधानिक बात करते हैं, उनका वो अर्बन नक्सल और पापी और पता नहीं क्या क्या, आप जानते हैं अनुराग ठाकुर टाइप के लोग क्या क्या बोलते हैं। तो जब ये निष्कर्ष निकला, आप सब जानते हैं कि सरसंघचालक आरएसएस के मोहन भागवत जी और मोदी जी सार्वजनिक तौर पे हो सकता है मिले भी हों कुछ 2-4 बार, लेकिन बंद कमरे में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने वो कभी नहीं मिले। 11 वर्ष बाद 29 अप्रैल 2025 को पहली बार सरसंघचालक जी मोदी जी के निवास में जाकर के बंद कमरे में कुछ बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्या बात करते हैं, पत्रकार कयास लगाते हैं, लेकिन अगले ही दिन जाति जनगणना की घोषणा कर दी जाती है। अब क्या है कि बेसिकली बीजेपी, आरएसएस और ये पूरा जो हाइड्रा हेडेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मनोवादी मानसिकता के लोग हैं। जब जाति जनगणना की घोषणा हो गई तो अब उनको पता लग गया कि जाति जनगणना के 2027 में आंकड़े आ जाएंगे और जब आंकड़े आ जाएंगे तो इतना प्रेशर होगा कि ओबीसी महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए और उस प्रेशर को ये झेल नहीं पाए। इसलिए 2027 से पहले 2011 की सेंसस पे ये लोग करना चाहते हैं। और मैं अभी हाल में जो हमारे सेंसस कमिश्नर है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, 30 मार्च 2026 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि जो 2027 की जनगणना चल रही है उसके अधिकांश परिणाम 2027 में ही उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर युग है। तेलंगाना और बिहार में 6 महीने में जो सर्वे था वो पूरा हो गया। तो इस कंप्यूटर युग में उन्होंने, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 30 मार्च 2026, ठीक है, कितने दिन, 15 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि परिणाम आ जाएंगे 2027 में। लेकिन अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन करना चाहती है, यह कहते हुए कि जाति जनगणना के परिणाम कुछ वर्षों तक उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि यह तथ्य नज़रअंदाज किया जा रहा है कि बिहार और तेलंगाना दोनों ने 6 महीने से भी कम समय में
व्यापक जाति सर्वेक्षण पूरा कर लिया था। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह देश को गुमराह कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रम फैला रहे हैं और उस बात में भी संशोधन करना चाहते हैं जिसे संसद ने सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया है। और असली छिपा हुआ एजेंडा केवल इतना है कि जाति जनगणना ना कराई जाए और जो ओबीसी की हमारी माताएं बहनें हैं उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका ना मिले, जो लगभग 60% की संख्या है। तो ये लोकतंत्र में अगर इतने बड़े वर्ग को महिलाओं का आरक्षण नहीं हुआ तो एक ब्रूट मेजॉरिटी जिसको कहते हैं वो लोकसभा में एक वर्ग की हो जाएगी, सामाजिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा, जो नीतियां बनेंगी उसमें जो ओबीसी की आवाज उठ ही नहीं पाएगी। पहले ही ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग 25% है जबकि उनकी आबादी 60% के आसपास है। ये होने के बाद तो बिल्कुल एक तरफा मामला हो जाएगा और ऐसी नीतियां बनेंगी जो ओबीसी की विरोधी होंगी, क्योंकि ओबीसी की आवाज ही नहीं हो जाएगी। नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या के समान होगी। तो हमारा मानना ये है कि कुछ हफ्तों की बात है, जाति जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे और उसके बाद हमारी जो माताएं बहनें ओबीसी की हैं वो भी लोकतंत्र में उनका भी अधिकार है कि वो संसद में उनका प्रतिनिधित्व हो। और मैं याद दिलाना चाहूँगा हमारे जो लेट स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब संविधान संशोधन 73 और 74 किया था तो उसमें ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान रखा था। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। उसको मोदी जी हर हालत में रोकना चाहते हैं अपनी मनुवादी मानसिकता के कारण। तो मैं कहता हूँ फिर से मोदी जी को कि इसको थोड़ा सा कलेक्ट कीजिए और डिलिमिटेशन का मामला भी बिना ताज़ा आंकड़ों के, वो कौन सी सीट एससी रिजर्व होनी चाहिए, कौन सी एसटी रिजर्व होनी चाहिए, कितनी बड़ी सीट बननी चाहिए, वो बिल्कुल बेमानी रहेगा। साथियों, जो मेरा कंसर्न ये है कि 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें SC/ST का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था और वो डाटा 2014 में बीजेपी की सरकार आई, वो डाटा आज तक भी बीजेपी की सरकार ने रिलीज नहीं किया। तो एक तो जाति की जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, एजुकेशनल सर्वे, ये इस जनगणना से तय होगा और इसमें पिछड़े वर्गों की भी गिनती जरूर होनी चाहिए। और जो लेटेस्ट डाटा आए उस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ही डिलिमिटेशन हो, सीटों की शेयरिंग हो, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी, SC, ST, OBC इन तीनों को ही जो टोटल महिलाओं की सीट रिजर्व की जाए उसमें से SC, ST, OBC की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि जो प्रोपोर्शनेट अभी सीटों का है लोकसभा के अंदर सभी अलग अलग राज्यों का, वो प्रोपोर्शनेट आगे भी वही बनना चाहिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया तो साउथ के वो राज्य जिन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान दिया, वो इस प्रोपोर्शनेट को, अगर हम आज जो प्रेजेंट में प्रोपोर्शनेट है लोकसभा सीटों का, अगर उसी प्रोपोर्शनेट में नहीं करते हैं तो उससे फिर उत्तर भारत की सीटें बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इससे जो एक भरोसे का अभाव साउथ मीडिया का बाकी पूरे भारत के साथ जिस तरह का अपने आप को भारतवासी के रूप में मजबूत संकल्प के साथ पूरा भारत एकजुट है, कहीं ना कहीं भविष्य में तो उसमें दिक्कत आएगी। 15 सीटें राज्यों की और बाकी की 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो निर्धारित करने की बात चल रही है। मैं इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी सरकार से चाहूँगा, संसद से चाहूँगा कि जो प्रोपोर्शनेट सीटों का लोकसभा का पहले से चला रहा है, जब सीटें बढ़ें तो साउथ की और नॉर्थ के राज्यों का प्रोपोर्शनेट उसी हिसाब से रहे। इस बिल
का कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है, लेकिन इस बिल में न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी अपनी बात रखने का काम किया और ये निश्चित तौर पर तय है कि बीजेपी सरकार, जो ये मोदी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट किसी भी हालत में जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी। वो उसका हमने एक एग्जाम्पल देख भी लिया कि उन्होंने जिस तरीके से जो सर्वे का फॉर्म निकाला था उसके अंदर उन्होंने ओबीसी को इंक्लूड भी नहीं किया है। तो ये एक छलावा है और लगातार इस तरीके के छलावे चलते जा रहे हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस अपने नाम से नए नए बिल लाने हैं, नए नए तरीकों से लोगों को भ्रमित करना है, लेकिन वास्तविकता से दूर रहना है। वास्तविकता ये है कि देश की 90% आबादी आज भी वंचित है, वो उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वो आगे नहीं आ पा रही है। तो हमारी सीधे तौर पर ये मांग है कि जो महिला आरक्षण बिल है, महिला आधी आबादी है पूरे देश की, महिलाएं को समानता नहीं, न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। और इसी के लिए आज जो ओबीसी डिपार्टमेंट, और मैं बहुत खुश हूँ कि एससी डिपार्टमेंट ने भी हमारी मांग को सपोर्ट करने का काम किया है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ी वो महिला ऊंचे सदन में पहुंचने का काम करे, क्योंकि राजीव गांधी जी ने पंचायती राज सिस्टम के तहत ओबीसी महिला को, एससी महिला को, एसटी महिला को अलग से प्रावधान देकर नेतृत्व देने का काम किया था, जमीन पर मजबूत करने का काम किया था। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसके अंदर मैं ये भी मानती हूँ कि ये बिल लागू नहीं हो पाएगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ना हमारे पास डेटा है, ना हमारे पास आगे की रणनीति है। जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन, ओबीसी चेयरमैन ने बताया कि आनन फानन में ये लोग बाहर निकलते हैं, इनके मन में कोई ख्याल आता है और ये नई घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं होती है। तो उसी के लिए हम लोगों की मांग है और कांग्रेस पार्टी पुरजोर से, जो हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने 2 दिन पहले एक लेख भी लिखा है, उन्होंने अंत में ये लिखा है कि ओबीसी महिलाओं को इसके अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कोटे के अंदर कोटा। हम ओबीसी बहनों की डिमांड है। अभी हाल ही हमने पिछले महीने इंदिरा भवन में एक बड़ा महिला सम्मेलन भी किया था, जिसके अंदर देश भर की पिछड़े समाज की महिलाओं ने एकत्र होकर एक स्वर में ये प्रस्ताव पारित किया था कि महिला रिजर्वेशन बिल जब लागू होगा तो उसके अंदर कोटे के अंदर कोटा हो और एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को नेतृत्व मिले। तो ये हमारी स्पष्ट मांग है और पार्टी हमारे साथ मजबूती से खड़ी है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करने को तैयार हैं। ये बिल अधूरा है और किसी भी रूप में ये लागू नहीं हो सकता है जब तक इसके अंदर बहुजन समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, शूद्रों की महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी। तो ये बिल अधूरा ही रहेगा। और एक तरह से ये जो महिला आरक्षण बिल है, मैं तो ये समझती हूँ कि आरक्षण को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अवसर दिया था संविधान के द्वारा, जो लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाए थे, पिछड़े थे, दबे थे, वंचित थे, उनको ऊपर तक पहुंचाने में जो सहयोग और जो हमारे लिए वरदान बन के बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, उनके आरक्षण को खतरा है। महिला आरक्षण बिल किसी भी रूप में पास नहीं हो सकता जब तक आप डिलिमिटेशन नहीं करते हैं, जब तक आप लोग जनगणना नहीं करते हैं और जनगणना के तहत आप लोग ये नहीं बताते हैं कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। सबकी गिनती होना जरूरी है और राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो ये सुनिश्चित करते हुए कल हम लोग जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंदर हरेक उस महिला को अवसर मिले और ऊंचे सदन में जाके वो सबकी आवाज उठाने का काम करे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ओबीसी के मत के दम पर ये सरकार 2014 में जब से आई है, तभी से उसने ओबीसी के हक का हनन हमेशा किया है। कोई भी अगर आप मौका उठा के देख लें, उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व की बात करें या महिला आरक्षण में प्रतिनिधित्व की बात करें, ओबीसी को उसका हक मानने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं चित्रा माथम अति पिछड़ा समाज की बेटी हूँ और एक ओबीसी नेता होने के दायित्व पर हूँ। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगी कि यदि कल महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत हुआ और उसके अंदर ओबीसी महिलाओं का हक की बात अगर नहीं हुई तो हम सत्याग्रह के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन
करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है कि इस आंदोलन के माध्यम से अगर हमें आमरण उपोषण भी करना पड़े अपना हक लेने के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर इस समय ओबीसी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, हमारी SC ST की जो माताएं बहनें हैं उनको अगर अधिकार नहीं मिला तो सदियों तक उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। वो एक तरह से ये लोकतंत्र से उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ये क्रोनोलॉजी किसी और ने सेट नहीं की थी। मोदी जी ने कहा था कि 2023 में विधेयक पास होगा, फिर सेंसस होगी 2027 में, उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। हम तो कह रहे मोदी जी आपने पहले तय किया था वही उसी पे चलिए, उसी रोड मैप पे। और 2011 जैसे मैंने बताया कि 2011 के फ्रॉड मतलब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा कि 16-17 साल पहले की मतलब हंसी का पात्र बन रही है हमारा देश कि 17 साल पहले के आंकड़ों पे, जबकि 2027 के आंकड़े अवेलेबल है, आप उस पर काम करेंगे कि जो प्रोपोर्शनेट लोकसभा की सीटों में प्रेजेंट में है अलग अलग राज्यों का, जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद भी लोकसभा में प्रोपोर्शनेट वही रहना चाहिए जो पहले से चला आ रहा है। ऐसा ना हो कि साउथ की जनसंख्या कम आएगी बहुत और नॉर्थ की बहुत ज़्यादा आएगी और उसी प्रोपोर्शनेट में अगर कर दिया तो फिर साउथ में तो बहुत बड़ा एनविस पैदा हो जाएगा और ये संकट शायद पूरे देश के लिए एक बड़ा संकट बन जाए। इसलिए मैंने ये मांग की है कि जो प्रोपोर्शनेट लोकसभा की सीटों में आज है अलग अलग राज्यों का, जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद भी प्रोपोर्शनेट वही रहना चाहिए।